बल्क जो है ना उसका वो हार्ड हो जाता है। और अगर वो सिर्फ सरफेस की हद तक करते हैं कि भाई सिर्फ शुरू का 1 सेंटीमीटर जो ना वहां तक हम लोगों ने बोरोनाइजिंग करनी है, नाइट्राइटिंग करनी है, तो फिर वो सरफेस सरफेस हार्डन होगा, तो ये थ्रू हार्डन है। ठीक है, आई होप मैसेज इज क्लियर। फिर वो आगे बात कर रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये जो बात कर रहे हैं द पिनियन इज, ये पिनियन के हवाले से बात कर रहे हैं कि पिनियन इस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी हार्डनेस इतनी है, और ये वो चीजें कि भाई द पिनियन इज ग्रेड 1 स्टील विद हार्डनेस ऑफ 240 ब्रिटल टूथ सरफेस एंड थ्रू हार्डन कोर। और अगली बात कर रहे हैं द गियर की कि भाई द गियर इज स्टील थ्रू हार्डन ऑल्सो, ये भी थ्रू हार्डन है, ग्रेड 1 मटेरियल विद अ ब्रिटल हार्डनेस ऑफ 200 टूथ सरफेस एंड कोर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक आपको शायद ये बोलेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो अभी अभी तक ऐसी कोई बात हमने पढ़ी ही नहीं है, तो अभी फिलहाल इसको साइड पे रखें, इसको जब इसको इस्तेमाल करेंगे फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, ओजोन रेशियो इज 0.3 और जेपी और जेजी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जे पी और जे जी जो है, ये पी फॉर पिनियन है और ये जो जी है ये फॉर गियर है। ये वो जी है जो कि आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये जो लुइस फॉर्म फैक्टर था, हमने उसको कहा था कि मॉडिफाइड लुइस फॉर्म फैक्टर की तरह है। ये रहा, आपको शायद याद होगा मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई भी थी, वो जहाँ पे हम कैपिटल वाई यहाँ पे नीचे आता था, यानी डब्ल्यू टी पी और नीचे एफ और वाई आता था। अब वाई की जगह पे दिस नाउ जे वुड बी यूज इन द, वो ल्यूइस इक्वेशन में था, ये एकमो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन है, इसके अंदर जे आएगा, राइट। तो ये जे डायरेक्टली हमें गिवन है। तो आप एक काम कर लें, आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख लें हमारे पास, अभी अभी के अभी लिख लें। ठीक है, जब आप ये इक्वेशन लिख लेंगे तो हम इसमें से एक एक चीज निकालते रहेंगे और फिर हम उसको कट करते रहेंगे कि अभी हमने निकाल लिए। और जब हम सारी चीजें निकाल चुके होंगे फिर हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर चीजें प्लग इन करनी है और स्ट्रेस निकाल देना है। ठीक है भाई, तो आप जल्दी से इक्वेशन लिख लें और मुझे बता दें कि आप लोगों ने लिख ली है, तो फिर हम आगे चलें। सर ये इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो पिनियन गियर के लिए अलग और दूसरे गियर के लिए अलग बनेगी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि देखिए स्ट्रेस पे अलग, जो पिनियन है उस पे जो स्ट्रेस आएंगे वो अलग आएंगे, और जो गियर पे जो स्ट्रेस आएंगे वो अलग आएंगे। ठीक है, चले, तो आई होप अब हम आगे चलते हैं। चले जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। और यंग मॉडुलस गिवन है, या अभी आपको आस्ता आस्ता चीजें पता लगेंगी कि ये चीजें कहाँ पे इस्तेमाल होंगी। ठीक है, द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ द मोटर एंड लोड। अच्छा हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें आप पढ़े, कह रहे हैं कि द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ मोटर एंड लोड। अब आई होप विदाउट एनी डाउट कि अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस फैक्टर के बारे में बात हो रही है, और शायद आप वैल्यू भी बता दें मुझे। जी, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है स्टेटमेंट, द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ मोटर एंड लोड, तो ये किस फैक्टर के बारे में बताया जा रहा ओवरलोड फैक्टर। है? हाँ वेरी गुड, ओवरलोड फैक्टर। ठीक है, ओवरलोड फैक्टर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि वो वाइब्रेशन के हवाले से एक नंबर हमें बताता है कि उसका इफेक्ट स्ट्रेस पे कितना आ रहा है। और दो सोर्सेज होते हैं वाइब्रेशंस के, एक जो पावर सोर्स होता है वो, और जो फ्रेम हो या पूरी बॉडी है उस पर जो लोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोटर एंड लोड दोनों की वजह से उसने कहा है ये दोनों पे स्मूथ है। और साथ में ये भी बता दें कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपको अगर आपने टेबल देखा था आपको याद होगा, क्या वैल्यू होगी। चले इसको देख लेंगे, जब वो आ जाते हैं फिर देख लेते हैं। ईट को देख के सर बताना होगा ना, सॉरी, ईट को देख के बताना होगा ना इसकी वैल्यू शायद। नहीं 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 नहीं, इसकी नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ये ना फैक्टर की है, वो जो वो है ना वो ल्यूइस फॉर्म फैक्टर है, वो तो
उसमें हम नंबर ऑफ टीथ देखते हैं, फिर हमें वो बता देता है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो आपकी बात सही है सर। ये हम बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंट जो है ना, असल में यही तो हमने देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके हमने समझना है कि स्टेटमेंट किस हवाले से और उससे हम क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ मोटर एंड लोड। तो ये जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है वही हो रही है कि लोडिंग इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब ये कि उसमें कोई झटके वटके जर्क वर्क नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसकी वजह से ये नंबर वन ओवरलोड फैक्टर को कर रहा है। तो ओवरलोड फैक्टर के लिए वी हैव दिस टेबल, ये टेबल होता है ओवरलोड फैक्टर का। अब वो ये कह रहा है कि जो इसमें पावर सोर्स है वो मोटर है और जो ड्रिवन मशीन यानी जो जहाँ से लोड आ रहा है तो दोनों से स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ का मतलब डेफिनेटली यही है कि वो यूनिफॉर्म होगा दोनों तरफ से, यहाँ से भी यूनिफॉर्म होगा और यहाँ से भी यूनिफॉर्म। और जब दोनों सोर्सेज से यूनिफॉर्म होता है वी हैव दिस वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये मैं आपसे बात कह रहा था। जी सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द गियर्स इन बेंडिंग। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो किस्म के स्ट्रेसेस देखें। वैसे जनरली स्ट्रेस की दो टाइप्स होती हैं, कोई बता सकता है व्हाट आर द टू टाइप्स इन स्ट्रेसेस मेनली, बहुत कैटेगोरिकली अगर हम डिवाइड करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। एक मैं आपको चलो हिंट भी दे देता हूँ, एक वो स्ट्रेस नॉर्मल और शेयर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो बेंडिंग के अंदर आपको पता है कि बेंडिंग के अंदर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होते हैं और उसके अंदर कंप्रेसिव और टेंसाइल होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ टेंसाइल होते हैं और न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ कंप्रेसिव होते हैं। तो वो जो उनकी नेचर होती है वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल होती है या शेयर होती है? सर रिपीट करेंगे सर दोबारा? हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर बेंडिंग आ रही होती है तो बेंडिंग के अंदर जो स्ट्रेसेस होते हैं हम उसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस कहते हैं। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऐसे होती है कि कुछ हिस्से के अंदर टेंसाइल लोड होता है और कुछ हिस्से के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो कंप्रेसिव और टेंसाइल लोडिंग होती है क्या वो नॉर्मल के अंदर कैटेगराइज होते हैं या फिर शेयर के अंदर आ सकते हैं? नॉर्मल। वेरी गुड, नॉर्मल होते हैं। तो अच्छा, जैसे नॉर्मल के अंदर बेंडिंग होती है तो वो इसी तरीके से वेयर होता है शेयर के अंदर। तो वेयर चूंकि हमने नहीं पढ़ा और ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट आवर पार्ट। अलबत्ता अगर आप देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो मैंने आपको जैसे ये वाला पेज दिखाया था ये 747 पे हमारा जो ना काम इस वाले से, ये ऐसे आपको दो मिलेंगे। तो ये आप देखें ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई, कह रहा है कि स्पर गियर बेंडिंग, उसकी भी एक एग्मा स्ट्रेस इक्वेशन है। इसी तरीके से ये कह रहा है स्पर गियर वियर, ठीक है, यहाँ पे वेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये जो सी है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जो कि शेयर स्ट्रेसेस है यहाँ पे, ठीक है उसकी। तो इससे आपको कंसर्न नहीं है। तो इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है ना वो आपने करना है ना वो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द गियर्स इन बेंडिंग। अच्छा, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है और मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस आता है, ऐसा ही है। तो मैक्सिमम अलाउबल जो है ना वो अभी हम उसके वो बाद में निकालेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम फिलहाल निकालेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए जो इक्वेशन हमारे पास है दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इक्वेशन आप लिख लें, तो आई होप आप सबने लिख ली होगी। तो अब इस इक्वेशन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जैसे अगर आप नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, मतलब एज एग्जामिनर जब मैं एग्जाम के अंदर पेपर चेक कर रहा हूँ तो इन स्ट्रेस की इक्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज या नंबर्स होते हैं ना, जो मेरे लिए वेटेज सबसे ज्यादा होती है, यानी अगर आप वो निकाल लें तो आप यू कैन स्कोर 60%। और अगर आप सारे फैक्टर्स निकाल लें तो आप मुश्किल से कोई 40% स्कोर कर पाएंगे। तो वो वैल्यूज सबसे पहले निकालना जरूरी है जो कि जिनका वेटेज ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है दिस WT, द लोड, ठीक है। दिस लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यानी इन फैक्टर्स को हटा के जो वैल्यूज बनती है ना, यानी WT, PD डायमीटर पिच, फेस विड्थ, ये तो गिवन है अलबत्ता इस केस के अंदर, लेकिन आपने ये सबसे पहले निकालनी होती है। दिस WT, PD एंड F, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप KO निकालें, KB निकालें, KS निकालें, KM, KB और J निकालें,
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे WT निकालेंगे, तो ठीक है, तो WT का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे WT जो गिवन है, ये जो फॉर्मूला है, व्हाट इज दिस, ये किस, आपको यहाँ पे H क्या बता रहा है, ये V क्या बता रहा है? कोई आइडिया बता सकता है? ये फॉर्मूला देखा तो होगा पहले आपने। सर वी तो वेलोसिटी बता रहा है ना शायद। जी जी, वेलोसिटी बता रहा है। और H क्या होगा? सर H होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, सही सही। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बात बताएं कि अगर हमारे पास वो गिवन हो, पावर गिवन हो, और आरपीएम गिवन हो, तो क्या हम टॉर्क निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। और अगर टॉर्क गिवन हो और हमें रेडियस पता हो, तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? टॉर्क पता हो और रेडियस पता हो जी तो सर, यस सर निकाल सकते हैं। जी सर निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब देखें यहाँ पे यही काम होगा कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर आपने देखा तो आपको जो जो गिवन डेटा है, इन द गिवन डेटा आपको गिवन क्या है, इस हवाले से आपको आरपीएम गिवन है जी सर आरपीएम गिवन है 1800 और हॉर्स पावर गिवन है 4 हॉर्स पावर। यस सर। 4 हॉर्स पावर। तो क्या आप इससे टॉर्क निकाल सकते हैं? जी सर टॉर्क निकाल सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 एक ये चीज हो गई। नंबर 2 इज कि आपको ये भी बता दिया गया कि जो स्पर गियर है और पिनियन गियर है, उसके नंबर ऑफ टूथ कितने, नंबर ऑफ 217, और उसका डायमीटर पिच कितना है? डायमीटर पिच 10 टीथ पर 10 हो गया। तो क्या आप पिनियन का डाया या रेडियस निकाल सकते हैं? सर वो ये उससे निकलेगा ना, रेशो से। रेशो यस कौन सर सा? निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, ये डायमीटर पिच गिवन है ना, डायमीटर जी पिच। जी 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 यस जी। सर। हाँ, डायमीटर पिच से आप निकाल लेंगे रेडियस, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और ऊपर इन दो वैल्यूज से आप निकालेंगे हॉर्स पावर से, और आरपीएम से आप निकालेंगे टॉर्क। ठीक है सर। बिल्कुल। तो क्या आपके पास WT आ जाएगा वहां से? आप अगर यस ये सर फॉर्मूला, डब्ल्यूटी आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेना, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, अब निकालें, मैं इधर ही बैठा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आप 4 मिनट्स लें, टेक मैं जस्ट निकाल 4 लेता हूँ मिनट्स। सर, निकाल लेता हाँ, इसको निकालें, फिर हम नीचे मैच करेंगे, ठीक है। इससे आपको पुराना रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा, एक तो आप ये कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला में रख लें, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला में ना रखें, आप खुद से उसको करें। वो फॉर्मूला, उसको हम क्या क्या होता है वो, टाउ ओमेगा पी इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, ऐसा ही। हूँ। जी सर। सर ये थोड़ा सा साइड पे करेंगे, वो थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ बस। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। 200 सही है, अब आपको जी जी नजर आ सर, रहा है? सही। अभी कर लेता हूँ। आप फिलहाल ना सिर्फ पिनियन की कैलकुलेशंस करें, जो बड़ा वाला गियर है उसके लिए ना करें, ठीक है। ठीक है सर। मुझे इस वक्त जो चीज जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो WT चाहिए मुझे। अच्छा सर डब्ल्यूटी। हाँ, सर WT 164 है। तो सर वीटी वीटी 800.5 आ रहा है। VT देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। 801 फीट पर मिनट। जी सर फीट पर मिनट यही है। मैंने आपको चैट में भेजा सर, चैट देखना। इसे WT 164.8 आ रहा है। 164 पॉइंट देख लेते हैं। यस सर 164.8 एलबीएफ। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, तो अब आपने यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया या आपने P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा से उससे किया?
सर यही वाला यूज किया 33 यही वाला। फार्मूला। बस इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इसलिए आपको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करवाया क्योंकि इसके अंदर मसला आता है कि ये जो वी है ना, वी, इसके यूनिट्स आपने क्या रखने हैं। देखो एच तो आपने हॉर्स पावर रख दिया क्योंकि एच इज फॉर हॉर्स पावर। वी के यूनिट्स हो सकता था कि ये फीट पर सेकंड हो सकता था ये मीटर्स पर सेकंड हो, समझ आई? तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस फार्मूला इज स्पेसिफिकली कि यहाँ पे हॉर्स पावर में हो पावर, और यहाँ पे जो वी है वो फीट पर मिनट में हो। ठीक है भाई, ये बात बहुत गौर से ध्यान कर, ज़हन नशीन कर ले कि यहाँ पे हॉर्स पावर इज, सॉरी, पावर इज इन हॉर्स पावर्स और वी जो है वो फीट पर मिनट में। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। चले, तो नाउ सिंस यू गाइस हैव कंप्यूटेड दिस वी एंड डब्ल्यू टी, तो एक हमारा पार्ट हो गया, यानी डब्ल्यू टी हम निकाल चुके। ठीक है, तो डब्ल्यू टी के बाद हम देखते हैं कि मैंने आपको क्योंकि इंपॉर्टेंस में बताया था कि सबसे पहले आपने ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर से पहले जो चीज़ें की मैंने। तो अब देखो डब्ल्यू टी हो गया हमारा, डब्ल्यू टी हैज़ बीन कंप्यूटेड, दिस इज डन नाउ, इसको हम साइड पे कर देते हैं। उसके बाद मुझे बताओ क्या ये डायमीटर पिच गिवन है हमें या निकालनी पड़ेगी? गिवन है। गिवन है। व्हाट अबाउट दिस एफ, फेस फिट के बारे में क्या ख्याल है? गिवन है। ये भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने फैक्टर्स में। सबसे पहले इजी वाला सबसे पहले, ठीक है, तो ये सबसे पहले हम के ओ निकालेंगे। और के ओ के हवाले से मैंने आपको अभी जब क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ मोटर एंड लोड। सर तो केबी भी तो निकल सकता है पहले। हाँ, नहीं, के भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले हम के ओ अगर हम निकाल लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा, मैं मतलब आप निकाल लें, मुझे कोई से हर्ट नहीं कि आप ऑर्डर क्या रखते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा। आई वुड रिकमेंड कि अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, क्योंकि देखो केवी के लिए बहरहाल आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है। जी सर। तो के ओ जो ना वो सबसे आसानी से और टेबल को देख के फौरी तौर पे आ सकते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो आपने ये टेबल देखा, ये टेबल दोनों में सेम है। आपने कहा कि भाई मोटर, ये किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली थोड़ा सा देख ले। सर को भेज दिया होगा, इसलिए नहीं है मुझे। अली हसनैन साहब, भेज दिया। हाँ, उन्होंने नाम अपना नहीं, वैसे मैं खुद भी फाइन भी करता हूँ, लाइक मैं फ्रेंड्स भी देखता हूँ, कंपटीटर्स इलियास नेट माइक बंद कर लो। भी देखता हूँ। लेकिन जो सुरेश भाई तो मीन्स अब जो नया लीडर आता है उसके अलग मीन्स क्या बोलूँ, क्राइटेरिया लाइक वो सब कोई आएगा। चले, तो भाई यहाँ से क्या वैल्यू लेंगे जल्दी से बता दें। उसने खुद ही बोला है कि मोटर और लोड की वजह से स्मूथ है, या लोडिंग इज स्मूथ। 1 सर हाँ, यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म वाला और यानी स्मूथ लेंगे तो यानी यहाँ से जो नंबर हम लेंगे दैट इज 1। ठीक है, तो यानी वो के ओ हमारा 1 हो गया। ठीक है, एक फैक्टर आ गया। अब हम चलते हैं के वी पे। ठीक है, तो मुझे बताएं के वी जो है बेसिकली यहाँ ये दिस इज के वी एंड हियर वी हैव द के वी। केवी के लिए कल आपको याद होगा या पिछली क्लास के अंदर हमें दो दो तरीकों से हम केवी निकाल सकते हैं। एक ग्राफ है और एक इक्वेशंस है। सर तो पहले तो बी निकाल लेते हैं ना। पहले बी निकालेंगे, और बी के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ भाई, MB हमें दो, यहाँ पे देखो, हमें दो चीजें चाहिए केवी निकालने के लिए। अभी आपको जहन आप अपनी चीजों को नोट कर लेंगे ना तो आपका आसान हो जाएगा। दो चीजें चाहिए केवी निकालने के लिए। सर एक हम, क्यूवी चाहिए होगा ना। वेरी गुड, हाँ, क्यूवी चाहिए, क्यूवी चाहिए, और हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वेलोसिटी अभी आपने निकाली, दैट वाज 801.1 फीट पर मिनट, ये वेलोसिटी है, पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है, और क्यूवी गिवन है, क्यूवी इज 6, क्यूवी इज 6। तो हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे जहां से हम केवी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम टेबल से भी देखेंगे और उससे भी देखेंगे, ग्राफ से भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये बता रहा है केवी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पेज नंबर 736, इक्वेशन 14-27। चले, तो पहले हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे
भाई आपको नजर आ रही है स्क्रीन ये वाली? जी सर। चलिए गुड। तो अभी आप देखें आपके पास क्वालिटी नंबर क्या है? 6। 6 है। और स्पीड कितनी है हमारी फीट पर मिनट में? 801। जी सर 801। तो प्लॉट कर अगर लेंगे। हाँ प्लॉट कर लेंगे, ये दिस माइट बी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, तो ये दिस माइट बी 1000, राइट? थोड़ा सा हम लेफ्ट पे जाएंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक हेयर वी हैव 800 प्रोबेबली, ठीक है? और यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम ऊपर गए। सर दिख नहीं रहा, अच्छा ये है, अब आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम QV6 वाली लाइन को हमने कर दिया था, तो वो तकरीबन 1.4 के आसपास कुछ आ रहा था, ठीक है? प्रोबेबली 1.4 या 1.41 या 1.42 या ऐसा ही है। और यहाँ से यूं करके ये दिस वाज द लाइन, ये 800 से हम ऊपर गए थे, जहाँ पे QV को इंटरसेक्ट किया वहां से हमने लेफ्ट टर्न कर लिया। दिस इज हाउ वी टेक द वैल्यू फ्रॉम दिस। अब तो मुझे बताओ केवी की वैल्यू यहाँ से हमें आ गई, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम अपने साथ सीख ही रहे हैं, हम अभी एग्जाम तो नहीं चल रहा, तो अभी हम इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है यानी एक इक्वेशन वाला पार्ट, उससे भी हम कर लेंगे। तो अब ये इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करें और जल्दी से बी निकालें। सर और अगर हम ग्राफ से डायरेक्ट कर लें और वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल भी इशू नहीं है, ठीक कोई है। मसला नहीं है। क्योंकि हम जब एज एग्जामिनर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इतना तो आइडिया होगा ना कि भाई किसी ने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई या थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि वो वहाँ पे 800 तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पे भी हो सकता है आपने अंदाजा आपका थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप ये इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे रखें 6 रखें, बी निकालें, फिर ए निकालें, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से पता है केवी क्या आ रहा है। लेकिन आप देखें यहाँ से जो केवी आएगा वो उसके आसपास ही आना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो केवी जो ना वो 2 से ऊपर आ रहा हो और 1 से नीचे आ रहा हो। सर 1.473 आ रहा है मेरा तो। फॉर्मूला से जी सर। हाँ सही है, गुड इनफ। हमारा वहाँ पे 1.42 कुछ हमने हम जो हमारा अंदाजा था स्क्रीन पे 1.42 1.41 था, यहाँ पे 1.47 है। गुड इनफ, गुड इनफ। ठीक है, एक दफा मैं आई एम गिविंग यू सम टाइम, सारे कर लें। ऑल ऑफ यू प्लीज अटेम्प्ट इट वंस। यहाँ पे आप 6 रखेंगे, अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे। सर वैसे ये क्वेश्चन इतना लेंदी है, ये कितने नंबर के लिए आता है? ये 12 मार्क्स के लिए आता है। ठीक हो गया। प्रोबेबली असल में ना शायद लेंदी इस वजह से अभी आपको लग रहा है, अभी चूंकि हम क्लास में कर रहे हैं तो आस्ता करेंगे, आगे पीछे जाएंगे। जब 2-3 दफा आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपकी स्पीड यानी अगर आप एक आधे घंटे में कर रहे होंगे तो 2-3 दफा प्रैक्टिस करने के बाद आप 15 मिनट पे कर लेंगे आराम से। नहीं सर है बहुत इजी, प्लग इन करनी है सिर्फ वैल्यूज। हाँ, यानी चीजें इधर उधर से उठानी है और आपने एक फॉर्मूला के अंदर रख देनी है, ठीक है? तो स्टोरी आपको एक दफा समझ आनी चाहिए कि भाई मैंने आपको पहले भी कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे ज्यादा जो फोकस है दैट इज द प्राइमरी वैल्यूज, यानी लोड, फेस विड्थ और डायमीटर पिच, और इसके अलावा जो यानी मेन वैल्यूज हैं, जो फैक्टर्स हैं वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है? ठीक है, तो सारे भाई एक दफा जो ना वो यू हैव 3-4 मिनट्स, प्लीज यूज दिस फॉर्मूला टू कंप्यूट द वैल्यू फॉर केवी, ठीक है? एक मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप जल्दी से कर लें। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही प्लीज आप पूछ सकते हैं इस वक्त। सर ये WT वाली चीज मुझे समझ नहीं आई थी, या तो न्यूमेरिकल एंड हो जाए तो फिर समझ आ जाएगा, नहीं या नहीं, अगर अभी मैं बता देता हूँ, जब तक अभी मैंने वैसे एक मिनट दिया हो ना, WT वाली में क्या चीज समझनी है आपको? सर ये जो मतलब हॉर्स पावर और वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है ना, वो वाली चीज समझनी है। अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक तो आपके पास देखें ये डायरेक्टली आपके पास ये फॉर्मूला है ना? अच्छा, दूसरी चीज जी हम ये सर कर सकते ठीक। हैं, दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, एक मिनट आप रुक जाए, मैं आपको ट्राई करता हूँ इससे समझाने की।
चले, अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा इसको ना लिखने की ना, ताकि आपको थोड़ा समझ आए यहाँ से ना। Here we have, तो क्या आपको ये याद है P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, ये फॉर्मूला आपको याद है? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो P है ये होती है पावर, ये जो दिस T इज टॉर्क, और ये वो है रोटेशनल स्पीड रेडियन पर सेकंड में। ठीक है ठीक है, तो हुआ ये कि क्या हमारे पास हॉर्स पावर गिवन है? पावर यस गिवन है कि नहीं? और क्या हमारे पास ये गिवन है, ओमेगा गिवन है, आरपीएम गिवन है, आरपीएम से ही निकाल सकते हैं हम। यस। ठीक है, तो हमने क्या किया, पावर को डिवाइड करवा दिया, ये कर दिया, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू, यानी जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये कर सकते हैं? ठीक है। तो यहां से जब हमारे पास टॉर्क यस सर, यस सर। हाँ, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी टाइम्स रेडियस। रेडियस किसका? जिसका, यानी कौन सा गियर आप कर रहे हैं। अभी आप पिनियन कर रहे थे तो पिनियन का रेडियस यहाँ पे रखेंगे, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय पिनियन का रेडियस वुड गिव यू डब्ल्यू टी। अच्छा, आप देखें एक चीज का ख्याल कीजिएगा, जिसने भी अभी क्वेश्चन किया था उनके लिए खास चीज है कि देखें यहाँ पे जब हम ओमेगा रखते हैं ना, तो ओमेगा के यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस पर सेकंड। यस, और जो हमें गिवन है आरपीएम, उसके यूनिट्स क्या हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। हाँ, तो आपने इन यूनिट्स का ख्याल करना होगा कि वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आप आरपीएम को पहले। ठीक है, और हॉर्स पावर, क्योंकि अभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, वो ये जो फॉर्मूला 33,000 वाला था वो तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड किया हुआ था, सिर्फ स्पेसिफिकली जब आपके पास हॉर्स पावर जो हॉर्स पावर में हो और वेलोसिटी फीट पर मिनट में हो। लेकिन अब चूंकि जब आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आप पावर को 4 हॉर्स पावर नहीं रखेंगे, बल्कि 4 हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फैक्टर होता है? 550 होता है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 550 होता है, इतना कुछ होता है, मुझे याद पड़ रहा। किसी को याद है भाई? 550 सर 550 होता है एलबी। हाँ, 550 इसके यूनिट्स कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ऐसे याद करा करें भाई, देखो एलबी फीट पर मिनट होता है सर शायद। एलबी फीट पर मिनट होगा या सेकंड है? या सर इंच होता है, लेकिन 550 होता है, ये तो कंफर्म है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। एलबी फीट पर मिनट या पर सेकंड हो, इसको आप डबल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसका सवाल था, इज दैट गुड इनफ? आपको समझ आ गई बात? यस सर। चले, थैंक यू सर। जी जी जी। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जिसमें P अपॉन ओमेगा जो है W की पावर T डॉट R, इसको जरा रिपीट करें, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। W की पावर T नहीं है, ये W के साथ बेसिक ये है लोड ही, W की पावर नहीं है। ये यहाँ पे भी WT था। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भाई यहाँ पे भी W। सर ये बेसिक वो है ना, आई एम सॉरी। ये भाई देखो, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में ओमेगा से W से कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, मैं समझ गया। इसको मिटा दें, इसको आप खत्म कर दें। मुझे बताएं, यहाँ से आपके पास टॉर्क आ जाएगा यहाँ से? जी सर। ये जो टॉर्क है ना, वो सही कह रहे हैं, वो जो ना बेसिकली वो FD है। टॉर्क हमेशा बराबर होता है F डॉट D के। सही है, ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है मोमेंट आर्म में। ठीक है, दिस इज मोमेंट आर्म। तो अगर एक गियर है, हाँ एक गियर है, और हमें पता है गियर पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, वो इस एक डायरेक्शन में उस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये रेडियस हमारे पास गिवन है, ये इसका मोमेंट आर्म हो गया, ये इसका डी हो गया बेसिकली। ये डी से डाया नहीं समझिएगा, ये डी से मोमेंट आर्म। जी सर। ठीक है, तो हम अगर जानना चाह रहे हैं कि भाई इस पे फोर्स कितनी है, फोर्स यानी WT, ये WT है, ये WT है। ठीक है, तो हमने टॉर्क निकाल लिया पावर और आरपीएम से। जब टॉर्क आ गया तो टॉर्क डिवाइडेड बाय दिस D,
वो हमें ये WT दे देगा। WT मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बुक के अंदर WT कह रहे हैं। WT वो बेसिकली जो गियर पे जो फोर्स लग रही होती है ना, वो यूं लग रही होती है, और ये उसका हम कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट बनता है WT, एक कंपोनेंट बनता है WR। WR। तो भाई WR तो मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, तो WT हम निकालते हैं कि भाई WT कितना है, ये इसको हम WT कह रहे हैं। सही है भाई? यस सर। चलें, गुड। तो यहाँ से हमने भाई वेलोसिटी भी निकाल ली, और वेलोसिटी हमने निकाल ली, और के भी निकाल लिया हमने। के भी सबने निकाल लिया भाई? सर ये केवी डायनेमिक फैक्टर 1.3 समथिंग आएगा क्या? आपने किससे किया, फॉर्मूला से किया या उससे किया? जो फॉर्मूला आपने दिखाया था उसी से किया। उसी से आपने किया? तो वो यस एक तो बता रहे थे 1.473 कुछ बता रहे थे। इसको आप एक दफा दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ सर। हाँ, एक मैं दोबारा खोल लेता हूँ फॉर्मूला, जस्ट टेक योर टाइम, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। सर वो लास्ट स्टेप मैं कर नहीं पाया था, वो मैंने गलत कर दिया था। वो सही कह रहे हैं 1.37 ही आ रहा है। उसके बाद उसकी एक वैल्यू भी कन्वर्ट करनी थी। ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू। ये बस ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। यहाँ पे आपने 6 रखा, बी आ जाएगा, बी आपने यहाँ पे रखा, ए आ जाएगा। फिर आपके पास चूंकि वेलोसिटी फीट पर मिनट में है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 1.37 बता रहे कुछ। यस सर 1.37 ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला के अंदर, अब दोबारा हम मैप पे जाते हैं अपने, यानी मैप में इसको कह रहा हूँ जो 746 पेज नंबर पे है ना। सर स्क्रीन एक जगह रुकी हुई है, रुकी हुई है, पेंट दिख रहा है मुझे। अब देखें। अभी वही है। एक मिनट सुनो। अब आ रहे हैं? जी अब चले, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे आना चाह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि अब देखो WT निकल चुका, KO हो गया, KV हो गया, PD है, F है। अब हम निकालेंगे, अच्छा J भी गिवन है, J हमें गिवन है। अब हम निकालेंगे, हमारे पास है KS, KM और KB। KS, KM और KB। अच्छा, अब मुझे बात बताएं, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, क्योंकि हमने KS हमने नहीं डिस्कस किया, KM नहीं डिस्कस किया, KB डिस्कस किया था। KB क्या था, कौन सा था, उसका नाम क्या था? रिम थिकनेस फैक्टर, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, इस सवाल को पढ़ने से आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि इज एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट रिम थिकनेस, या बैकअप रेशो गिवन हो, या आपके पास रिम थिकनेस के हवाले से इस स्टेटमेंट से गो थ्रू करें, क्या आपको समझ आती है कोई ऐसी चीज गिवन हो जो कि रिम थिकनेस के हवाले से बताई जा रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिलायबिलिटी नहीं होगा? नहीं, रिम थिकनेस, रिम थिकनेस। सर आई थिंक प्रोफाइल से कुछ करेंगे। अच्छा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले रिम थिकनेस को एक दफा दोबारा देख लें कि उसके फॉर्मूले के अंदर क्या चीजें आती हैं। एमबी आता है ना, एमबी। MB आता है, और इसका नाम है रिम थिकनेस फैक्टर, या थिकनेस ऑफ हाइट ऑफ टूथ, या रिम थिकनेस। इस तरह की कोई चीज तो नहीं गिवन, इस तरह की कोई चीज मेंशन नहीं है एग्जैक्ट उसके अंदर ना, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम कोई भी वैल्यू, सेंसिबल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा एक दफा अगर गो थ्रू करेंगे, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट रिम थिकनेस, या हाइट ऑफ टूथ, या बैकअप रेशो, या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। या इस तरह कहते हैं कि भाई रिम इज वेरी थिन, वेरी थिक,
कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस केस के अंदर हम खुद से कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन विथ अ सूटेबल स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं कि assuming that thickness of the rim is thick enough, तो we can take kb as 1, या पहले आप लिखें कि assuming के mb की जो वैल्यू है, बैकअप रेशियो की वैल्यू है, that is greater than 1.2 और equal to 1.2, तो we can take kb as 1। सही है भाई? तो यहां से हमारा ये एक मसला हल हो गया। सर अगर नहीं गिवन होगी तो हाँ। 1 ले लेंगे, या फिर उसको अपना उससे फैक्टर एमबी से देखेंगे, थोड़ा एमबी से लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, अभी गिवन नहीं है ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो अज्यूम करना पड़ेगा। आप बताएंगे कि भाई हम आप ऐसे ही 1 ले लें, खाली पीली में 1 तो ले लें, लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं, जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये चीज पता है कि नहीं पता कि MB 1.2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि भाई हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इसकी जो रिम थिकनेस है वो चौड़ी है, या दैट इज थिक इनफ, सो वी कैन टेक MB greater than 1.2 and consequently KB would be 1। सही है? इस तरह की एक सेंसिबल स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फिर आप अज्यूम कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन आपको अपनी जो भी आप लिखेंगे कि आपने खुद ऐसे ही KB कैसे 1 ले लिया, ऐसे आप KB 1 नहीं ले सकते, और वो आपको खामखा में आप उसमें अपने आप को धोखे में रखेंगे कि हमने KB 1 ले लिया और हमें इसके मार्क्स फिर कटेंगे आपके। ठीक है? तो आप जब भी कोई भी अज्यूम करेंगे तो कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपने लिखनी है लाजमी। ठीक है, चलें अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास बचता है के एस और के एम। ठीक है, अच्छा, के एस और के एम जो है, बेसिकली के एस जो है ना वो साइज फैक्टर है। ठीक है, के एस इज द साइज फैक्टर, सॉरी आई एम सॉरी, हियर इट इज, के एस इज द साइज फैक्टर। ठीक है, और साइज फैक्टर क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अलबत्ता हम इसको करेंगे जरूर, तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो के एस वी कैन फाइंड ऑन पेज नंबर 739, और पेज 739 पे चले चलते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ देखिए भाई, साइज फैक्टर, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे फॉर्मूला पे जाते हैं, के एस। अच्छा, माइंड प्लीज यहाँ पे देखें आप कि ये जो केबी है ना, ये वो वाला केबी नहीं है, रिम थिकनेस फैक्टर अभी निकाला है, वो केबी कैपिटल के साथ है, ये इसको आपने नहीं लेना। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, के एस को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एफ चाहिए, क्या एफ मौजूद है हमारे पास? यस सर। क्या ये पी मौजूद है, डायमीटर पिच मौजूद है? यस सर। और व्हाट इज दिस वाई? सर वो आपने बताया था ना, टूथ के उससे होगा, नंबर ऑफ टूथ। नंबर ऑफ टूथ से होगा, लेकिन इसका नाम तो बताओ पहले। दिस इज कॉल्ड ल्यूइस फॉर्म फैक्टर। ठीक है, क्या कहलाता है भाई ये? ल्यूइस फॉर्म फैक्टर। अब मुझे बताओ, हाँ, पिनियन के अंदर नंबर ऑफ टूथ कितने? 17 है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला अपने पास पहले लिख लें आप, के एस इक्वल्स टू 1.192 एफ अंडर रूट वाई ओवर पी, और उसकी पावर ये लिख लें, जल्दी से लिख लें, ताकि फिर मैं, क्योंकि मैं पेज शिफ्ट करूंगा आगे पीछे ऊपर नीचे जाऊंगा तो फिर दोबारा इधर आना पड़ेगा। सर गिवन होंगे? क्या कह रहे हैं? फॉर्मूला शीट गिवन होगी? नहीं होगी भाई, नहीं होगी, याद करने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चले, अब सबसे पहले हम काम करते हैं, क्योंकि एफ हमें पता है, पी भी पता है, तो हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं वाई को लेने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ आपने बता दिया 17 है, हम अभी चलेंगे ऊपर, और जो शुरू में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, मैंने आपको उस वक्त टेबल दिखाया था कि
ल्यूइस फॉर्म फैक्टर को हम एक टेबल से निकालते हैं नंबर ऑफ टूथ के अगेंस्ट। तो नंबर ऑफ टूथ ये रहा, वैल्यूज ऑफ ल्यूइस फॉर्म फैक्टर फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू होगी भाई? 0.303। चलिए नोट कर ले अपने पास, 0.303। ठीक है, कर ली सर। चलें नेक्स्ट। नाउ अब हम डायरेक्टली चलते हैं। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर चीजें रखें और केस निकाल लें जल्दी से। सर एफ की वैल्यू क्या थी? क्या एफ की वैल्यू एफ की वैल्यू दिखा देते हैं, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 1.043 आ रही है। 1.043। आप के एस पूरे फैक्टर की बात कर रहे हैं? यस सर। देख लेते हैं यार, मुझे याद नहीं है। पहले एक दफा ये देख लें, डायमीटर पिच इज 10 टीथ पर इंच और फेस विड्थ कहाँ गिवन है? फेस विड्थ इज 1.5 इंच। यही आ रही है सर। यही आ रही है? यस सर। चलिए गुड हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें के एस आ गया। अब आता है के एम। के एम जो है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे यानी खतरनाक जो ना, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना वो के एम में लगता है। ठीक है, तो अब हम के एम पे चलते हैं डायरेक्टली। ये भी पेज 739 पे ही है। सर वैसे केम निकालना है तो आसान ना? नहीं आसान नहीं है, थोड़ा सा लंबा है काम ये। ये सी क्या वैल्यू आ रही थी? 1.043। अच्छा ये देख लें, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है ये इसका के एम। अब के एम जो है ना सबसे बड़ा है, और मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट दूंगा आप इसको खुद से करें। ठीक है, खुद से इस वजह से क्योंकि एक तो ये कि आपको गिवन होगा, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दिस कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पे आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ बताता है हमें। ठीक है, तो के एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी एम सी सी पी एफ सी पी एम प्लस सी एम ए सी ई। अब इसके अंदर मजीद के एम को निकालने के लिए मजीद 5 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, और वो 5 चीजें ऐसी हैं कि इसके अंदर से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, बल्कि हर एक को अलग अलग से निकालना पड़ेगा और इसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये के एम निकालने के लिए ये सी एम सी सी पी एफ ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नीचे देखें, ये सारी चीजें गिवन है आपको। अब अगर आपने गौर किया हो कि उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट, अनक्राउंड हाँ, तो अनक्राउंड था कि क्राउंड था? अनक्राउंड सर। अनक्राउंड था। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये देखना है कि अनक्राउंड, ये वो अनक्राउंड है कि क्राउंड है, बल्कि ये देखना है कि ये होता क्या है। सॉरी। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है साथ में, ये थोड़ा सा आपने ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, अनक्राउंड और क्राउंड क्या होता है। और वो ये भी बताया, ओके सर। ठीक है, ये भी बता दिया गया है कि स्ट्रैडल माउंटेड है और अनस्ट्रैडल माउंटेड है। वो यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। ठीक है, तो यहां से आपके पास सीएमसी आ गया। सीएमसी का मतलब यू गॉट दिस वैल्यू। उसके बाद सीपीएफ निकालेंगे। अच्छा, अब ये जो एफ और डी है ना, ये आपको इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगी कहाँ की, नहीं सॉरी, डायग्राम इसके लिए, डायग्राम आपको देखना पड़ेगी, डायग्राम हाँ डायग्राम देखनी पड़ेगी सीपीएम के लिए। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि अगर ये दो बेयरिंग है तो आपका जो गियर है, क्या वो सेंटर पे है, सेंटर से लेफ्ट पे है, सेंटर से राइट पे है, उसकी वजह से उस पर स्ट्रेसेस अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये कुछ लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अभी इतना इसमें हम जाएंगे ना, खाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली अभी फिलहाल देख लेते हैं, लेकिन आई होप कि आप इसको खुद कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला आता है इंडिविजुअली आप मुझसे पूछेंगे, क्लास में मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको हम इस चीज को थोड़ा स्किप करते हैं और थोड़ा आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है और इसको अगर हम अभी करने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा।
सर ये मतलब अलग से तो पेपर में नहीं आएगा ना, एस और इसकी फोर्सेस वगैरह निकालना है, हमने तो बस सी और एस की नॉर्मल वैल्यू निकालनी है सवाल सॉल्व करने के लिए। सवाल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मतलब दोबारा कहिएगा। हमें तो बस सर सी की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, जो सवाल में गिवन होगा उससे देख के निकाल लेंगे, हाँ हमें हाँ अलग हाँ से तो नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं तो नहीं नहीं करेंगे ना कि सी क्या नहीं होता है, फोर्सेस क्या है इसकी, वो। नहीं, ये थोड़ा आपको ये नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है अनक्राउंड है कि क्राउंड है, स्ट्रैडल माउंटेड क्या होता है, उसके साथ जो इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, उसको आपने पढ़ के आना है ओके सर। कि भाई ये प्रोफाइल जो ना टूथ प्रोफाइल क्राउंड है क्या अनक्राउंड, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये आपने पढ़ना है क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब आप देखें यहाँ पे उसने के एम निकाले हुए, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ कि अनक्राउंड है, इक्वेशन नंबर 40 का हवाला दिया, सीएमसी 1 कर दिया। फिर सीपीएफ उसने निकाला, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वहां से वो ये पांचों उसने वो वेरिएबल निकाले और के एम की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे निकाल ली, दैट इज 1.22। ठीक है। और अब एक चीज बची जेपी, जेपी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.3। ठीक है, तो अब आप क्या स्ट्रेस निकाल सकते हैं पिनियन का, यस सर। तो जल्दी से निकाल लें, स्ट्रेस निकाल लें जल्दी से, स्ट्रेस कितना आ रहा है। जी निकाली वैल्यू। सर स्ट्रेस निकालने के लिए तो पहले केएम भी फाइंड करना ही पड़ेगा लाजमी तौर पे। अरे तो के एम तो मैंने वैल्यू दिखा दी थी ना आपको। नहीं वैसे ये देखें, वैसे तो ऑन पेपर पे तो करना पड़ेगा ना एग्जाम में तो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करना पड़ेगा। हाँ 6419 क्या आ रहा है? 6419 6419 619, लेट्स सी द वैल्यू। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, 6417 इसके आसपास ही आ रही है। 6.46648 आ रही है मेरी। क्या आ रही है? 646 646 यस और सर 8 6468, ये आपकी यस ज्यादा आ रही है। सर ज्यादा आ रही तो है आप सर। देखें आपके कौन सा नंबर ऐसा था जो कि ज्यादा आ रहा है। मैं इसको देख सर रहा वैसे इतना ये डिफरेंस ये चलेगा पेपर में? नहीं नहीं इतना, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नहीं आपका कितना है? 64, हूँ 68 यानी पहले दो डिजिट सेम है। यस सर। हाँ फिर ठीक है, फिर चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर राउंड देखें ऑफ एक का हाँ राउंड ऑफ हो सकता है किसी का के बी किसी ने ग्राफ से लिया है, किसी ने के बी जो ना 1 नहीं लिया होगा, जैसे अभी आप हो सकता है, मुझे नहीं पता आपने क्या लिया इसको। अभी आप यहाँ पे देखें उसको, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका हमने जो WT निकाला था वो तो वही है 164.8, फिर के ओ जो है वो 1 है, के वी जो है 1.377 है, के एस 1.043 है, पी डी डायमेटल पिच जो ना वो 10, फेस विड्थ 1.5, के एम 1.22, के बी को उसने 1 ले लिया और जे को 0.3 ले लिया। ठीक है, अच्छा अब ये आपने वैल्यू आपकी सब क्या करीब, यानी प्लस माइनस 100 में आप सपोज करें हो सकती है। ठीक है, यानी अगर ये है
ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ। तो ±100 के अंदर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट काम आप ये कर लें, लास्ट काम ये करें कि इस वैल्यू को, यानी इन सारे फैक्टर्स को हटा के, यानी के ओ को हटा दें, के बी को हटा दें, के एस को हटा दें, के एम और के बी को हटा दें, डब्ल्यू टी पी डी ओवर एफ जे, सिर्फ ये निकालें। बस ये लास्ट चीज है, फिर हम क्लास को कंक्लूड कर लेंगे। सर इससे आइडियल वाला आ जाएगा ना, कि बगैर किसी फैक्टर के। हाँ बिल्कुल Stress है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आप फैक्टर्स को हटा दें तो फिर कितना वो आता है और अब कितना आ रहा है। फैक्टर्स को हटा के आप मुझे आइडियल वो स्ट्रेस बताएं। सर जे को रखा रहने दे। जी जी, क्योंकि देखे जे जो है ना वो वाई की जगह पे आया है, कैपिटल वाई था ना। ओके सर। सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 3662 PSI आ रही है सर ये तो। 3662 PSI। मैं रीचेक कर लेता हूं, मेरे ख्याल में बड़ी आ रही है। हाँ एक दफा चेक कर ले, चेक कर ले। रीचेक कर लेना। ये तो छोटी हो गई ना, 3662 आधी हो गई। हाँ आधी हो गई, आधी हो गई। लेकिन आप एक दफा डबल डबल चेक कर लें कि यही आ रही है। सर ये इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो हमने निकाला है WT/FJ, ये कोई डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे जो करेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस को। हाँ इसको डायरेक्ट नहीं, ऐसे इसको भी आप ये कहें कि ये आइडियल है। आइडियल मतलब कि इसके अंदर कोई रियल लाइफ का नहीं है, बिल्कुल यानी थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है, सही है। जब उसके, हाँ आप अगर आपका वही मीनिंग, आपके सेंस वही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आइडियल वैल्यू है। और आइडियल स्ट्रेस के अंदर देखो ना, यानी कुछ वैल्यूज रहती है ऐसी होती है जो उसका आइडियल मैक्सिमम होता है, जैसे एफिशिएंसी है तो वो आइडियल 1 होगी, ठीक है। लेकिन ये चूंकि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस आइडियल मिनिमम होगा, और फैक्टर्स की वजह से वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, WT PD और FJ। सर मेरे पास तो 3662 ही आ रही है हाँ रीचेक। तो सही है, कम होनी चाहिए बस। इसकी एसेंस ये है कि कम होनी चाहिए। यस सर। वो डिपेंड करता है ना फैक्टर्स कैसे। फिर भी आप ये देखें, बस हमें यहाँ से सेंस ये लेनी चाहिए अब आप कि भाई ये 3600 आ रही है वैसे आइडियल, लेकिन जब हमने रियल कंडीशंस जहाँ पे रियल यानी ऑपरेशनल कंडीशंस को जब हमने इसके अंदर इंड्यूस किया, तो इसका स्ट्रेस जो ना वो इट कैन गो अप टू 6417। तो यहाँ पे टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये कि हमें डिजाइन जब करना चाहिए तो वो इस स्ट्रेस को देख के करना चाहिए, मटेरियल सिलेक्ट उसको उसके हिसाब से करना चाहिए, 3600 के हिसाब से। सर इस वाली वैल्यू बिल्कुल ऐसा ही जी, इस वैल्यू को देख के करना चाहिए। अच्छा अभी अभी आपने करना ये है, आपके पास एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं कि आपने सेम काम यही करना है बड़े वाले गियर के लिए, ठीक है। तो उसका आपने WT निकालना है, उसका आपने के, ये सारी चीजें निकालनी है, और इसके लिए भी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप खुद से करेंगे तो सामने आपके सोल्यूशन आपके सामने कि भाई गियर गियर टूथ बेंडिंग, गियर का मतलब यहाँ पे बड़ा वाला गियर, इसके लिए आप सिग्मा जी निकालेंगे तो वो इतना कोई आ रहा है 4854, ठीक है। तो इसको अब अगर आप बाय हैंड इसको करेंगे कैलकुलेशन, तो फिर आपका और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। सर एक चीज पूछनी थी, जब छोटे गियर से बड़े गियर पे जाएंगे सारे फैक्टर्स वगैरह हर चीज सेम रहेगी, सिर्फ पिच चेंज होगी?
देखें अगर आप उसकी बात कर रहे हैं के ओ सेम रहेगा, ठीक है, सुन रहे फॉलो कर रहे हैं आप? जी जी। हाँ के ओ सेम रहेगा। उसके बाद रिम थिकनेस फैक्टर हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन वो अभी चूंकि प्रोवाइडेड क्वेश्चन के अंदर कोई मेंशन नहीं है तो आप उसको वही ले सकते हैं। अच्छा के एस जो है उसके अंदर फेस विड्थ और वो सब सेम होती है तो सेम रहेगा। उसके बाद आ जाता है, हाँ जे अलग उसने बताया है, स्पेसिफिकली जे अलग है कि वहां पे 0.4 है और यहाँ पे 0.3 है। फिर क्या चीज अलग हो सकती है? सिर्फ J का फर्क है बस। नहीं, के ओ सेम हो जाएगा उसने क्योंकि कंडीशन बताई गई है। के वी के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो अगर सेम रहना चाहिए हाँ इसका। दोनों दोनों की अगर क्वालिटी सेम है और पिच लाइन वेलोसिटी चूंकि सेम रहती है, पिच लाइन वेलोसिटी चूंकि सेम रहती है तो क्योंकि क्वालिटी भी सेम है तो ए और बी सेम रहेगा तो के भी सेम आना चाहिए। और साइज के अंदर हमने देखा था, हाँ साइज में के एस अलग होगा दोनों का। यस सर, क्योंकि वो हॉर्स पावर और ये नहीं सब नहीं नहीं अलग। नहीं, के एस वाला वो था जिसके अंदर हमने वो ल्यूइस फॉर्म फैक्टर निकाला था, नंबर यस ऑफ सर, टीथ के यस अगेंस्ट। सर, नंबर ऑफ टीथ के अगेंस्ट, नंबर ऑफ टीथ दोनों के अलग अलग है। टीथ की वजह से साइज चेंज हो जाएगा। टीथ की वजह से साइज भी चेंज होगा और के एस चेंज हो जाएगा, साइज फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख लेना सामने है ना, अभी आपके साथ देख लें तो आप देख रहे हैं कि उसका इस ये के ओ और ये के ओ, सॉरी ये इसका 1 और ये इसका 1 के ओ सेम है। इसका के बी और के वी सेम है, केस इसका अलग है। केस इसका है 1.043 और यहाँ पे है 1.052। बाकी सारी चीजें सेम है सिवाय जे के। ये जो जे है वो तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि इसका 0.3 है और इसका 0.4 है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आप इसको इस तरीके से नहीं करें कि ये चीजें सेम है और वो सेम, बल्कि एक दफा खुद से प्रैक्टिस कर लें कि वहां से वैल्यू उठाई फिर यहाँ पे रखी, तो इससे आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई? सर और आप ये एंड सेफ्टी पे फैक्टर ऐसा भी क्यों बताएंगे निकाला ना? हुआ है सर? अच्छा, सेफ्टी फैक्टर है। क्या कह रहे हैं? हाँ फैक्टर और सेफ्टी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं ठीक है? वो चार्जिंग भी खत्म हो गई ना मोबाइल की, 10% हो गई। अच्छा ओके, कोई मसला नहीं। ओहो यार। चले अभी एक मिनट, लेट मी सी द अटेंडेंस। चले बस वो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा होगा वहां से मैं देख के कर लूंगा। ठीक है भाई, सो दैट इज इट।